नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चौमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया और फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 बड़ी योजनाओं के शिलान्यास का समय भी मांगा। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान किन किन चीजों के बारे में जिक्र किया है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश के हालातों के बारे में जानकारी दी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए और मुलाकात को लेकर कई अहम जानकारियां दी। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 बड़ी योजनाओं के शिलान्यास का समय मांगा है। दरअसल अरावली के सफारी पार्क का शिलान्यास को लेकर बातचीत हुई है, तो वहीं रेवाड़ी में एम्स को लेकर भी बात हुई है। समय हमसे मांगा है, निमंत्रण दिया है, हरियाणा में कोई ना कोई एक बड़ा कार्यक्रम करें। उसके लिए कुछ शिलान्यास आदि के भी विषय है जिसके बारे में मैंने चर्चा की है, जिसमें खास करके एक तो ये जो हमारा अरावली का सफारी पार्क है, इसका शिलान्यास बहुत जल्दी हम कराने की स्थिति में होंगे। वो अगर हमें समय मिल जाएगा तो उनके आगमन पर बड़ी रैली भी करेंगे, उसका शिलान्यास कराएंगे। इसी प्रकार रेवाड़ी जिले का जो एम्स का प्रोजेक्ट है वो भी बहुत दिनों से पेंडिंग था, उसकी सब फॉर्मेलिटी जमीन की हैंडओवर हम कर चुके हैं, तो उसका भी शिलान्यास का निमंत्रण मैंने उनको दिया है। एक ही समय में दोनों भी कराए जा सकते हैं, तो इस नाते से ये कार्यक्रम है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान लोकसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर बात हुई। हमने हरियाणा सरकार के जो भी काम किए हैं उसको लेकर भी मुलाकात के दौरान चर्चा हुई। बारिश से नुकसान के बारे में भी पीएम को बताया है। अभी हमारी जो लोकसभा के चुनाव की तैयारी के नाते से जितनी भी हमारे पास योजनाएं आई थी केंद्र की ओर से, वो सब हमने संपन्न की है। उसकी भी जानकारी एक एक करके उन्होंने पूछी भी है, मैंने बताई भी है सब जगह की। और करंट जो अभी सिचुएशन बनी है, खास करके पिछले 3 दिन से बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी है, कई जगह पानी चढ़ गया है, कुछ जगह हमको लोगों को इवैक्यूएट भी कराना पड़ा है। हरियाणा में भी बारिश अच्छी हुई है, लेकिन इसका हिमाचल में जो पानी ज़्यादा आया है, जिसके कारण से हमारे यहाँ पानी का बहाव ज़्यादा हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ है, तो वो भी जानकारी मोटे रूप से मैंने उनको दी है। फिर भी कोई इतना बड़ा कोई नुकसान का विषय हमारे हरियाणा नहीं है, हिमाचल तो काफ़ी हुआ। हमारे यहाँ संतोषजनक स्थिति अभी मैं कह सकता हूँ कि जो कल पानी बढ़ने की बातें थी, आज वो जो समाचार हमारे पास आए हैं, कुछ जगह वही स्थिति बनी हुई है, कुछ जगह पानी रिसीड भी किया है। अगर उदाहरण में देता हूँ यमुना का, तो यमुना में एक बार तो 3,60,000 क्यूसेक भी पानी टच कर गया, लेकिन अब आज प्रातःकाल से 3 लाख से भी नीचे आ गया है। अब क्योंकि वर्षा कितनी पहाड़ में होती है उस पर निर्भर करता है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में जानकारी दी है। गांव को इंटरनेट से जोड़ने की मुहिम भी पूरी हुई है। ग्रीनफील्ड मार्ग को भी हम हरियाणा वासियों को देंगे। SYL की अधूरी कनाल और बाकी नदियों का भी पानी हरियाणा में आया है। कुछ चीजें जो हमारे यहाँ संपन्न हो गई हैं, केंद्र की योजनाएं हैं जो उनकी भी उसमें रुचि रहती है, उसकी भी जानकारी मैंने दी है। खास करके प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, जिसको हमने लाल डोरा मुक्त योजना हरियाणा से शुरू कराई थी, बाद में इसको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत लेके आए। हरियाणा पहला राज्य है जिसने पूरा कंप्लीट कर दिया अपना 6,500 गाँव में ये सारा काम कंप्लीट हो गया है। ये जानकारी मैंने उनको दी है। ग्राम सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत नेट परियोजना के अंतर्गत जो गांव में इंटरनेट से जोड़ने की बात थी, वो भी हमने हरियाणा में कंप्लीट कर ली है। गांव के अंदर जो पब्लिक सर्विसेज की चीज़ें हैं, चाहे वो ग्राम सचिवालय है, आंगनवाड़ी है, अथवा स्कूल है, कॉलेज है, या इस प्रकार के जो भी PHC, CHC, ऐसी सब स्थानों पर उस नेट के साथ जोड़ करके हमने हरियाणा को भारत नेट की परियोजना में जोड़कर और एक
सूचना प्रौद्योगिकी का ये बड़ा मुकाम जो है ये पूरा कर लिया है। इसी प्रकार हमने ये भी उनको बताया है कि अम्बाला कोटपुतली जो ये 152D मार्ग है वो भी ग्रीनफील्ड मार्ग है, उसको भी मैंने कहा कि कंप्लीट हो गया है, चालू हुआ है, लेकिन जनता को समर्पित करने के नाते से उस कार्यक्रम को भी हम उनके टूर में जोड़ सकते हैं। मुलाकात के दौरान जंगल सफारी को लेकर भी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर में हम प्रधानमंत्री का हरियाणा में स्वागत करेंगे। जंगल सफारी को लेकर हरियाणा का होमवर्क पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री जी से समय मिलते ही हम शिलान्यास करेंगे। कि जो डिस्टर्बेंस हुई, वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंसेस मानसून की टाइप की होती हैं और इधर से जो मानसून है, ये संयोग से एक ऐसा अवसर बना है कि यहाँ आकर के और दोनों आपस में मिल गए हैं। और जब दोनों मिलते हैं तो दोनों के पानी का जो बहाव यानी वर्षा का बर्ताव होता है वो बहुत अधिक होता है। ऐसा कभी पहले भी कई वर्षों पहले हुआ है, इस बार भी इस प्रकार की एक जानकारी मिली है। और अब कल दोपहर के बाद से सायंकाल से ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज और मानसून दोनों मिलकर के गंगेज की तरफ ये आगे बढ़ा है, तो हमारे यहाँ प्रेशर उसका कम है, इसलिए उस प्रकार की ज़्यादा वर्षा नहीं, थोड़ी बहुत होगी। हम आगे ऐसा मान के चलना चाहिए कि सुधार की तरफ आगे जाएंगे। जो कि अम्बाला का जो सारा क्षेत्र था, इसके अंदर दोनों साइड की मार पड़ी। उधर से एसवाइल का जो अधूरी नहर है भले ही, लेकिन जब पानी आता तो उस बनी हुई में ओवरफ्लो कर जाता है। घग्गर का प्रेशर भी इधर से गया, वो भी साथ मिल गया। और ऐसे जो भाखड़ा नरवाना ब्रांच है वो भी मिल गया। तो 3 नदियां एक साथ मिली, इधर टांगरी का भी पानी आया, तो सब ये अम्बाला जिले के आखिरी छोर पर जनसुई के आसपास जाके मिलता है, तो सब ओवरफ्लो कर गई और सबका पानी मिल गया। ऐसे 12-13 गांव ऐसे हैं जिस पर प्रभाव पड़ा है, वहां से लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। और जहां जहां स्थान उनको मिलते हैं, सार्वजनिक स्थान काफी स्थानों पर मिले, कई वेंकट हॉल मिले, स्कूल मिले हैं, ऐसी जगह पर कहीं हमको अलग से टेंटिंग की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ी है। उन सब लोगों को लगभग 25,000 से 30,000 लोगों को इवैक्यूएट करके अलग स्थानों पर पहुंचा दिया है। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ NDRF और आर्मी सब लोग पहुंचे हैं, ताकि उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, भोजन की है, पानी की है, और अथवा जो जरूरी चीज़ें दैनिक की होती हैं वो सब उनको पहुंचाई जा रही हैं। सामाजिक संस्थाएं भी बहुत काम कर रही हैं, इसलिए पहले 12-14 घंटे में कठिनाई आती है, लेकिन अब आज दोपहर के बाद सब व्यवस्थाएं उनकी ठीक हो गई हैं, कोई कठिनाई नहीं है। यमुना का मैंने बताया पानी काफ़ी कम हुआ है, फिर भी जो पानी हथनीकुंड से छोड़ा जाता है उसका असर धीरे धीरे आगे होता। तो आज पानीपत में एक जगह ब्रिज हुआ था, तो पानीपत का भी अब कंट्रोल कर लिया गया है। ऐसे ही बाकी नदियों का पानी भी आगे कैथल में और बाकी स्थानों पर धीरे धीरे उसका जो असर बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि फैलाव हो जाता पानी का तो उतना उसका नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए वो जो मूल में जहाँ सोर्स होता है उस जगह पर नुकसान ज़्यादा होता है। पंचकुला में भी जैसे कुछ पुल टूटे हैं, और एक तो यानी हमारा जो पंचकुला के अंदर DLF कॉलोनी का जो पुल है अंदर जाता है वो भी टूटा है। बद्दी पिंजौर के रास्ते में जो 2 पुल आते हैं वो टूटे हैं। तो ऐसे जो नुकसान हुए हैं, मोरनी क्षेत्र के अंदर भी लैंडस्लाइडिंग काफ़ी हुई है, लेकिन अब वर्षा चूंकि रुक गई है, आज में धूप निकली है, मैं समझता हूँ सभी विभाग अपने अपने तौर पर उन चीज़ों को ठीक करने के लिए आगे निकलेंगे और आने वाले 24-48 घंटे में चीज़ें सामान्य होने की आशा है। एक विषय और आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो ये कि अभी इस समय कावड़ का भी सीजन चल रहा है, और कावड़ के सीजन में बहुत बड़ी मात्रा में कावड़ के लोग हमारे रास्तों से हरियाणा के भी होते हैं, राजस्थान के होते हैं, पंजाब के भी होते हैं, कई प्रदेशों के जो कावड़िए हैं वो हरियाणा में से होकर निकलते हैं। हमने सारी व्यवस्थाएं सब बनाई हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सब लगा है। फिर भी मेरी अपील कावड़ के लोगों से भी है कि शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ें। कोई किसी किस्म की कठिनाई आती है तो वहाँ हमने कैंप्स लगाए हुए हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं, उनकी व्यवस्थाएं रास्ते में जिस भी प्रकार की आवश्यकता वो हमने की हुई है। फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को वो बताएंगे तो तुरंत उनकी सहायता होगी। ट्रैफिक के नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भीड़ में कई बार ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं होता तो आशंका दुर्घटना की भी होती है, तो उससे बच करके चले। जो रास्ते बनाए गए हैं उन्हीं रास्तों पर चलें, ऐसा मेरा निवेदन है। और जनता और खास करके जो कुछ संस्थाएं NGO जो उनकी सेवा के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके लिए व्यवस्थाएं करते हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि कावड़ के लोग एक प्रकार से श्रद्धालु लोग हैं, उनके प्रति उसी प्रकार का भाव रख करके उनकी मदद सबको करनी चाहिए। ऐसा मेरा आपके माध्यम से जानकारी को दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के जनता के हित में सभी महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम करते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में उभर सके। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते रहते हैं और प्रदेश हित में बड़े फैसले भी लेते रहते हैं।
जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश हित में कई बड़े और कड़े फैसले लेते रहते हैं, जिससे प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों को सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर सीएम विंडो की अवधारणा की शुरुआत की थी, जो अब नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विकास कार्यों से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा की वर्तमान सरकार प्रदेश के हित में कई बड़े और कड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए सीएम विंडो की शुरुआत की थी, जो आज प्रदेश के नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जहां पोर्टल पर आ रही नागरिकों की शिकायतों का समय समय पर समाधान किया जा रहा है। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो उस समय प्रदेश की राजनीति में एक गुणात्मक बदलाव आया और मुख्यमंत्री ने हरियाणा एक हरियाणवी एक को अपनी कार्यशैली का आधार मानकर प्रदेश की राजनीति की परिभाषा बदलने का काम किया है। इन जटिल समस्याओं को चुनौती के रूप में स्वीकार कर इन्हें सिरे चढ़ाना मुख्यमंत्री की खूबी रही है और उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पूरे आत्मविश्वास और सहज तरीके से सिर चढ़ाना ही उनका संकल्प है। और वर्ष 2014 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री ने न केवल अपने अनुभव का लोहा बनवाया है, बल्कि एक सफल और सुलझे हुए रणनीतिकार राजनेता होने का परिचय भी दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता संभालते ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को अपनी कार्यशैली का केंद्र बिंदु मानकर 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर सीएम विंडो की अवधारणा की शुरुआत की थी। उनका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को चंडीगढ़ आए बिना सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंच पाए। इसलिए हर जिला लघु सचिवालय और उपमंडल स्तर पर सीएम विंडो काउंटर खोले गए हैं। वहीं लोगों में भी इसके प्रति काफी उत्साह देखने को मिला है और 12 लाख से अधिक लोगों ने सीएम विंडो के जरिए अपनी शिकायत, सुझाव के साथ साथ मांगों को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया है, जिनमें से 10 लाख से अधिक समस्याओं का समाधान हो चुका है। इसके साथ ही पंच परमेश्वर की अवधारणा पर चलते हुए मुख्यमंत्री ने चुने हुए नए पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों के बीच बैठकर पूछा कि आप अपनी पंचायत की भविष्य की कोई विकास योजना बताइए, सरकार उसको अमली जामा पहनाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने लोगों से पूछा कि पिछले 8.5 वर्षों में उनकी सरकार की ओर से किए गए कोई एक अच्छे कार्य और निर्णय के बारे में बताएं। मुख्यमंत्री के इन सवालों पर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। किसी ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, किसी ने HKRN, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से बिना सिफारिश नौकरी मिलना, तो किसी ने विभागों की ऑनलाइन सेवाओं को अच्छा बताया है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं जानकारी देते हुए बताया कि हमने एक ऐसा डेटाबेस तैयार किया है कि जिस दिन गांव में किसी बच्चे का जन्मदिन होगा, उस दिन उस बच्चे को मुख्यमंत्री की ओर से परिवार पहचान पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए जन्मदिन की शुभकामना का संदेश भेजा जाएगा, जिसके बाद सरकारी विभागों में अधिक से अधिक IT का प्रयोग और ऑनलाइन सिस्टम से वर्ष 2014 के बाद से आज हरियाणा बदला बदला नजर आ रहा है। इसके साथ ही हरियाणा के 88 शहरों की प्रॉपर्टी ID बनाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे सहज स्वीकार करते हुए वर्ष 2018 में प्रॉपर्टी ID के लिए सर्वे करवाने का निर्णय भी लिया। इस सर्वे के आधार पर लगभग 46 लाख से अधिक प्रॉपर्टी ID बनाई जा चुकी है। इनमें से नियमित कॉलोनियों में 36 लाख संपत्तियां पाई गई और अनअप्रूव्ड एरिया या अनियमित कॉलोनियों में 10 लाख संपत्तियां पाई गई हैं। इन प्रॉपर्टी ID को नवंबर 2022 में पोर्टल पर अपलोड भी किया गया।
ताकि संपत्ति मालिक स्वयं अपनी प्रॉपर्टी आईडी को सत्यापित कर सके। और शहर के लोगों में इस बात की खुशी नजर आई कि वर्षों पुरानी प्रॉपर्टी आईडी की समस्या को किसी मुख्यमंत्री ने हल करवाने की पहल की है। जन संवाद के बाद ऑडियो संवाद के जरिए भी मुख्यमंत्री हर एक शनिवार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सायं 5 बजे जुड़ते हैं और अनेक बार तो ऑडियो संवाद में 10,000 लोगों से सीधा संवाद करते हैं। इस दौरान वे खुद मोबाइल पर लोगों से बात करते हैं, जहां मुख्यालय पर मुख्यमंत्री खुद अपने डैशबोर्ड पर इन सब की सीधी समीक्षा करते हैं और अधिकारियों से पल पल की जानकारी लेते हैं। इसके साथ ही आईटी के प्रयोग से जहां सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आई है, तो वहीं जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है। मुख्यमंत्री का संकल्प है कि सभी सुविधाएं और योजनाएं जनता तक सीधे पहुंचे। इसी को चरितार्थ करने के लिए आज मुख्यमंत्री की छवि आईटी विशेषज्ञ के रूप में उभरी है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम उठा रही है ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी शुरू की है। इसके तहत कई पहल प्रदेश सरकार ने की है, जिसमें से एक है सूक्ष्म सिंचाई योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का मकसद है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश मेहनतकश भूमि पुत्रों की वो धरती जिस पर वो अपनी कड़ी मेहनत से भरपूर अन्न उपजाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा प्रदेश का अपना ही मान है, लेकिन इन बीते दशकों में प्रदेश के कृषकों को खेती बाड़ी के काम में कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी। इसमें फसलों की सिंचाई सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधन के स्रोत सीमित है। प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए भूजल स्तर में सुधार लाना और कृषि के उपयोग में लाई जाने वाली पर्याप्त जलापूर्ति करना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया, उसे पूरा किया जाना भी बेहद जरूरी था। लिहाजा सरकार ने इन वर्षों में कुछ ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब तक देश में किसी भी राज्य में नहीं आजमाए गए थे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा, ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। खेती बाड़ी में नहरी या ट्यूबवेल के जरिए परंपरागत फ्लड इरिगेशन सिस्टम की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल फ्लड इरिगेशन सिस्टम से जहां एक और भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, वहीं पानी की खपत भी अधिक रहती है। भविष्य में जल संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और सिंचाई प्रबंधन की एक बेहतरीन विधि साबित हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के तहत फवारा व टपका सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों को हर एक बुनियादी ढांचे मुहैया कराती है। पाइपलाइन बिछाना, भंडारण टैंकों का निर्माण और सोलर पंप निःशुल्क मुहैया कराना। 95% तक सब्सिडी, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध। सिंचाई परियोजना की रखरखाव और साफ सफाई के काम के लिए विभाग को सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर मिलते हैं। वो साफ सफाई का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश के किसान इन परियोजनाओं से खुशहाल हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है। पानी की कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में होती है। इसके लिए भी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के खेतों में नहर का पानी वक्त पर पहुंच जाता है। समय समय पर विभाग की ओर से साफ सफाई करवाई जाती है। कहीं पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो उसका भी काम विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सरकार की सिंचाई परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में किसानों को जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया, ताकि किसानों को उसकी महत्ता और इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके।
कृषि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की विधि अपनाने वाले किसान इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विधि के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के प्रयोग में लाना मुमकिन हो पाया है, जबकि पहले फ्लड इरिगेशन की विधि से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाया करता था और इसी भूजल दोहन की वजह से जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हरियाणा सरकार के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कुशल जल प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। हरियाणा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और कम जल की उपलब्धता वाले प्रदेशों में गिना जाता है, जहां इन वर्षों में मनोहर सरकार ने भूजल दोहन को नियंत्रित कर जलस्तर बढ़ाने, वर्षा जल को बचाने, खेती में सिंचाई के पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रचलित करने, किसानों को कम पानी वाली फसल बोने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और मानसून में नदियों के अतिरिक्त जल को भी प्रयोग में लाने जैसे अनेक सार्थक प्रयास किए हैं, जो हरियाणा सरकार की कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था और उसकी सार्थक होती दूरगामी सोच को परिभाषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। अब सरपंचों को 5,000 रुपए और पंचों को 1,600 रुपए मानदेय मिलेगा। ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। पंच सरपंचों को मनोहर सौगात। हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। अब सरपंचों को 5,000 रुपए और पंचों को 1,600 रुपए मानदेय मिलेगा। हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में लगातार इजाफा कर रही है। सरकार की ओर से जारी की गई है अधिसूचना। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगी। तो वहीं सरपंच और पंच ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यहां पर आभार भी व्यक्त किया है। वर्तमान में 3,000 रुपए, पंचों को 1,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता था, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है। सरपंचों और पंचों ने मुख्यमंत्री से उनके मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की थी पहले, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मांग को अब पूरा किया है। तो आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में लगातार बढ़ोतरी कर उनके मनोबल को बढ़ाने का यहां पर काम किया है। 3,000 से बढ़ाकर सरपंचों का मानदेय 5,000 कर दिया है, तो वहीं पंचों के मानदेय को 1,000 से बढ़ाकर 1,600 यहां पर कर दिया है, ताकि मानदेय में बढ़ोतरी से उनका मनोबल बढ़े। सरकार की ओर से लगातार यहां पर अधिसूचना जारी कर जानकारी दी गई है। तो बढ़ी हुई मानदेय 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगी। और फिर सरपंच और पंच ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यहां पर आभार भी व्यक्त किया है। वर्तमान में 3,000 रुपए सरपंच को यहां पर मिलता था और पंचों को 1,000, जो बढ़ाकर 1,600 कर दिया गया है। तो हरियाणा सरकार प्रदेश के हित में लगातार कदम उठा रही है, ताकि प्रदेश के उत्थान में उत्थान हो सके और हरियाणा अग्रसर राज्यों में शामिल हो सके। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है सी, 6 सितंबर 2019। ठेरो जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं राशि वर्मा जिंद से। राशि, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए, 1 नवंबर, बी, 2 नवंबर, सी, 5 अगस्त, डी, 1 सितंबर। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है। क्योंकि जब प्रदेश के हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।